दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11वीं की ज्योग्राफी का पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इतना कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं इसकी एक वृत्त और बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो आपका आउटर वाला पोर्शन है, यानी ये वाला जिस पे मैंने ब्लू करा है, ये परपटी है, यानी कि क्रस्ट है आपकी। ठीक है, क्रस्ट है। आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा था? 1% पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा ही परपटी है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। ओके, अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो पृथ्वी के अंदर है, यानी कि इसके अंदर की जो स्थिति है, ठीक है, इस स्थिति में क्या हो रहा होगा? ठीक है, अंदर क्या हो रहा होगा इसके, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के अंदर। अब आपने तो ऊपर ऊपर का एरिया देखा है, पेड़ देखे हैं हरे भरे, पर नीचे का जो धरातलीय हिस्सा है वो उसको हमको जब हम खुदाई करते हैं तभी हमको पता चलेगा कि पृथ्वी के केंद्र में है क्या, जो कि अभी तक इसमें रिसर्च चल रही है अभी। ठीक है, और एक बात कि पृथ्वी की त्रिज्या NCERT के अकॉर्डिंग है 6370 किलोमीटर। ये है इसकी त्रिज्या। ओके, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया। अब हम आएंगे इसके यहाँ वाले पोर्शन में सीधे। भूगर्भ की जानकारी का साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। ये हमने पढ़ लिया है। ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। ठीक है, और कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों पे पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है, यानी कि रिसर्च जारी है इसमें। ओके, अब इसके पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत पे आते हैं। पृथ्वी की सबसे आसानी से उपलब्ध, जो सबसे इजीली आपको मिल जाएगा, वो है ठोस पदार्थ का धरातलीय चट्टानों में ठोस पदार्थ अवेलेबल हो जाएगी। पृथ्वी को सबसे आसानी से अगर कुछ उपलब्ध है, ठीक है, तो ठोस पदार्थ जो कि धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त हो जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका, ये क्लास 7 में भी ये लाइन है जो मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानी 3 से 4 किलोमीटर तक इस पर खुदाई की गई है और अभी भी रिसर्च जारी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दे रखे हैं, जैसे हैं समुद्र में प्रवेधन परियोजना, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। क्या नाम है? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और है महासागरीय प्रवेधन योजना, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन ड्रिल आर्कटिक महासागर के कोला में 12 किलोमीटर तक। ठीक है, आर्कटिक महासागर है, वहाँ का कोला क्षेत्र, क्योंकि 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इस परियोजना में बहुत गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके विश्लेषण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधी असाधारण जानकारियां प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार, इसको हम एक बॉक्स में बंद करना चाहूंगी इसे। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी उद्गार प्रत्येक जानकारी एक अन्य स्रोत है। ठीक है, जबकि कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार लावे से पृथ्वी पर धरातल पे आ जाती है। ये मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ। प्रयोगशाला में अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना, ठीक है, इस बात का जो है निश्चय कर पाना कि मुश्किल होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अब इसको मैं समझाती हूँ अच्छे से आपको। प्रत्यक्ष स्रोत, इसमें बस आपको क्या क्या याद रखना है ये बता देती हूँ। एक बॉक्स के अंदर बताना सही रहेगा। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ ये कर्व वाला। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपने पढ़ा
अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, आपने पढ़ा 12 किलोमीटर की गहराई में कहाँ, कोला क्षेत्र, जो कि कहाँ है, आर्कटिक में, वहाँ खुदाई की गई है। ठीक है, वहाँ क्या की गई है, खुदाई की गई है और बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। 3 से 4 किलोमीटर अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पे खोदा गया है कि खान में, कि ये याद रखना है। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण भाव, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष स्रोत, भूकंपीय जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो हमको ये याद रखना है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, खनन। ओके, अब आपको एक ज्वालामुखी बना के दिखाते हैं। देखते जाओ बस चित्र को, लो, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैग्मा, येलो ले लेते हैं। ये जो तरल पदार्थ है, तरल भी नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है, ये है आपका मैग्मा। क्या है, मैग्मा। और अब ये गर्म होता गया, ऊपर धुआं आता गया आता गया आता गया, पूरा धुआं आया और ये फूट गया। ये क्रेटर, ये छेद है, क्रेटर होता है, 7th क्लास में पढ़ाया है मैंने परसों। ठीक है, ये देखो, ये लावा फूट गया, मतलब ये ज्वालामुखी फूट गया। तो पहले जो लावा, जो ज्वालामुखी की पूर्व की स्थिति थी फूटने से पहले, वो मैग्मा था। क्या था वो, मैग्मा, जो ये पदार्थ है। ठीक है, फिर ये गर्म होता गया, गर्म होता गया, फिर ये फूट गया और ये क्या बन गया, लावा निकल गया। फिर लावा ठंडा होगा, ठोस रूप बनेगा, आग्नेय अवसादी सेल आपने पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे तो मुझे पढ़ाना है वो पार्ट 2 में, पर मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है कि पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। देखो, सिर्फ प्रत्यक्ष में ज्वालामुखी याद करना, अप्रत्यक्ष में सब आ जाएगा, खनन आ जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल, खनन तो आपको प्रत्यक्ष में ही था वैसे, गुरुत्वाकर्षण आया, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रिया, जो जो जिसमें लिखा है ना वही देखना है बस हमको। देखो, जब हम पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अप्रत्यक्ष। जैसे खनन क्रिया से पता चलता है कि पृथ्वी की धरातल में गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान, दाब, दबाव और घनत्व तीनों में वृद्धि होगी। टेम्परेचर में भी, प्रेशर में भी, ठीक है, और आपका जो घनत्व है, ओके, उसमें क्या होगा, परिवर्तन आता रहेगा। पृथ्वी की कुल मोटाई में ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों को सविस्तार से वर्णन अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष उल्काएं है, एक उल्का हो गया। ठीक है, और उल्काओं में विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ, उनकी संरचना पृथ्वी की मिलती जुलती है। ठीक है, तो पृथ्वी से मिलती जुलती है जो मेट्रॉइड है, क्योंकि उसी से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी है, तो इसलिए कुछ गुण धर्म है जो समान पाए जाते हैं। और पृथ्वी एक ठोस पिंड है, जैसे हमारे ग्रह पृथ्वी से बना है, अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन करना आवश्यक है। अन्य प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे मैंने है कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। ठीक है, तो अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। पृथ्वी के जब धरातल पे आप जाओगे तो अक्षांशों का गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं होगा, यह ध्रुवों पे अधिक और भूमध्य रेखा पे कम होगा। लेकिन पृथ्वी के केंद्र से दूरी तक के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे पर अधिक और भूमध्य रेखा पर
कम होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। और गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हर धरातल पे समान नहीं होता है। ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पे कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ध्रुवों पे अधिक और भूमध्य रेखा पे कम होता है। एक ही बात है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण इन भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थान पर गुरुत्वाकर्षण भिन्नता अनेक अन्य कारकों से देखते हैं, जैसे हम इस भिन्नता को हम गुरुत्वीय विसंगति, ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। गुरुत्वीय विसंगति हमें भूपटपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपटल में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां पृथ्वी की आंतरिक जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः कुछ विस्तार इस प्रकार है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों की संपूर्ण चित्र पर प्रस्तुत है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी पर कंपन। यह प्राकृतिक घटनाएं हैं। ऊर्जा से निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलती है। पी तरंग, एस तरंग, धरातलीय तरंग। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो, अगर हम भूगर्भीय तरंगों की बात करते हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, भूकंप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भूकंप का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कंपन क्यों होता है, कंपन क्यों, ये आना चाहिए। तो जो हमारा भ्रंश होता है, क्या होता है, भ्रंश के किनारे होते हैं। ये भ्रंश के किनारे हैं, यहाँ से भी ऊर्जा निकल रही है, इस किनारे से भी और इस किनारे से भी ऊर्जा निकल रही है। इनमें दरारें आएंगी। ठीक है, ऊर्जा निकलने पे दरारें आएंगी, प्लस घर्षण होगा। ठीक है, घर्षण के साथ साथ फिर इसका जो घर्षण का प्रभाव है उसमें कमी आएगी और ये विखंडित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। ठीक है, देखो, अब देखो अच्छे से समझ आएगा। प्रायः भ्रंश के किनारे से ऊर्जा निकलती है, जैसा मैंने चित्र में अभी बताया। फिर शैल गहरे दरारे में भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ जो शैल हैं वो विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, जहाँ ये भी याद रखना, ये वाला विपरीत दिशा में गति करते हैं। सबसे पहले भ्रंश के किनारे टूट गए, ऊर्जा निकली, दरारें पड़ने लगी, शैल विपरीत दिशा में घूमने लग गए। फिर घर्षण है परस्पर बांधे रखता है, घर्षण बांधे रखेगा। फिर अलग होने पर इसकी प्रवृत्ति के कारण एक समय में घर्षण का प्रभाव भी कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत हो जाएंगे। अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा से ये सरक जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह ऊर्जा जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस और अपकेंद्र, इसे हाइपोसेंट्रिक भी कहा जाता है। और जब भूतल पे वह बिंदु उद्गम क्षेत्र के समीपतम होता है तो अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पे सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90% कोण पे होता है। अगर हम बात करें, छोटा सा डायग्राम बनाने के उसमें आते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो केंद्र बिंदु से इस केंद्र बिंदु पर जो भी हो रहा है उसे हम उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहेंगे। अब यहाँ से ऊर्जा निकल के इस पॉइंट पे पहुंची, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, इसे हम अपकेंद्र यानी कि हाइपोसेंट्रिक कहेंगे। फिर से बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये एक वृत्त है, ठीक है, ओके। फिर इसी वृत्त पर अगर मान लो इस बिंदु पर कुछ हो रहा है, ऊर्जा आ रही है, तो यहाँ से अगर कंपन करना स्टार्ट करे तो ये कहलाएगा जो है आपका उद्गम केंद्र यानी कि फोकस। फिर यहाँ से इधर तक जब ये जाएगा तो ये 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा, जिसे हम कहेंगे हाइपोसेंट्रिक। ठीक है, समझ गए हो। अब केंद्र हाइपोसेंट्रिक, ऊर्जा तरंगे भिन्न भिन्न दिशाओं में चलती है। ठीक है,
भूतल पे वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के निकटतम होता है अधिकेंद्र एपी सेंटर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा फिर? एपी सेंटर। ओके, समझो मेरी बात को। जहाँ से मतलब ऊर्जा निकल रही है वो होगा फोकस। चलो, ये ऊर्जा निकल गई, इसे और फोकस, इसे अवकेंद्र हाइपोसेंट्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे से क्या गलती हो गई है, देखो मैंने क्या बोल दिया, गलती भी इंसान से ही होती है भाई, तो ये मत समझना गलत गलत बता दिया भाई, सही से बता दिया मेरे को। ये देखो, ये रहा वृत्त, ये लो, ये है उद्गम केंद्र यानी कि फोकस। यहाँ तक मैंने ठीक बताया था। इसी का दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर, ठीक है, इसी का नाम है हाइपोसेंटर, अवकेंद्र, इसी का कहा जाता है, और अवकेंद्र एक ही है दोनों, उद्गम केंद्र और अवकेंद्र। फिर यहाँ से जब ऊपर की ओर जा रही है तो ये 90% में, सॉरी 90 डिग्री में आ रही है। अब इसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र, एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर। ओके, यानी अधिकेंद्र, ये कहलाता है अधिकेंद्र। आप समझ गए? यानी उद्गम उद्गम केंद्र फोकस, यहाँ पे लिख देती हूँ ना, उद्गम केंद्र को ही कहते हैं आपका हाइपोसेंटर। ठीक है, और इसी उद्गम को भी, इसी उद्गम केंद्र को कहते हैं अवकेंद्र, तो इसके इतने नाम हैं। ठीक है, फिर 90 डिग्री पे ऊर्जा जाएगी तो उसे कहेंगे एपी सेंटर अधिकेंद्र। आप समझ गए होंगे। भूकंपीय तरंगे अर्थक्वेक वेव्स, यहाँ से पढ़ना है। देखो, जो हमारे भूकंप आएंगे वो हमेशा स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में आएंगे, जिस पे हम रह रहे हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल से पृथ्वी के धरातल में 200 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप यंत्रों में अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखता है। यह वर्ग 3 अलग बनावटी वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। मैंने लाइव क्लास में बताया था। ठीक है, भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र के ऊर्जा से मुक्त होने दौरान पैदा होती है। यानी जो भूगर्भीय तरंगे हैं वो उद्गम केंद्र से ऊर्जा जब मुक्त हो जाएगी उसके दौरान ये पैदा होगी और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर गुजर कर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय शैलों में मध्य अन्योन क्रिया के कारण कई तरंगे उत्पन्न होती है। देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऊपर लिखना है छोटा अच्छा, भूकंपीय तरंगे अर्थक्वेक वेव्स कितनी प्रकार की होती हैं? बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। सरफेस बॉडी को कहते हैं भूगर्भीय तरंग, भूगर्भीय तरंग, और इसे कहते हैं धरातलीय तरंग। ठीक है, 2 पार्ट हो गए, 1, 2। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो, अब हम जानेंगे भूगर्भीय तरंग क्या होती है। भूगर्भीय तरंग, भूगर्भीय तरंग वह तरंग है जो आपका जब उद्गम केंद्र से ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा निकलती है और वो मुक्त हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है जब उद्गम केंद्र से मुक्त, तब भूगर्भीय तरंगे जो होती हैं पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर गुजरती हैं। ठीक है, फिर वहां से तरंगे पैदा होती हैं। ठीक है, इतना समझना था। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इन्हें भूगर्भीय तरंग कहते हैं। भूगर्भीय तरंगों और धरातलीय शैलों के मध्य, अब ये धरातलीय तरंग कैसे कहते हैं? जब भूगर्भ की तरंगे, ठीक है, जब भूगर्भीय तरंगे प्लस धरातल की जो शैल होंगी वो अन्योन क्रिया करेंगी,
जब उनके बीच में एक्टिविटी हो जाएगी, अन्योन क्रिया हो जाएगी, तो नई तरंगें उत्पन्न होंगी, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहते हैं। ये तरंगें धरातल के साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता है। यानी जब तरंगों का वेग है, वेलोसिटी है, अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से होकर जब गुजरेगी तो वो परिवर्तन हो जाएगा। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग अधिक होता है। जो अधिक घनत्व वाला पदार्थ है उसमें तरंगों का वेग अधिक होगा। क्या होगा? घनत्व अधिक, तो पदार्थ के तरंगों का वेग भी अधिक। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन, रिफ्लेक्शन और आवर्तन रिफ्रैक्शन होता है, जिसमें इन तरंगों की दिशा बदलती है। भूगर्भीय तरंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये जो तरंग है ये दो प्रकार की होती है, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती हैं। ये सिर्फ जो धरातल, जो एस तरंग है, एस तरंग जो है केवल सॉलिड में चलेगी। ठीक है। ओके। एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलती हैं और इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग ध्वनि तरंगों जैसा होता है। ये गैस कैसा होता है? ध्वनि तरंग जैसा होता है पी तरंग। ये गैस, तरल, ठोस तीनों में चलती हैं। एस तरंग धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीय तरंगे कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस में चलती हैं। एस तरंगों से यह महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखीय पर बने आरेख में तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जो आरेख बनते हैं तरंगों की दिशा में अगर भिन्नता का अनुमान गैस वर्क कर सकते हैं। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पे अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इनमें शैल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती है धरातलीय तरंगों। भूकंपीय तरंगों का संचरण, भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों को संरचनित होने से प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि संरचनित होने पर शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा में तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, जैसे पैरेलल चलती है। ये पी तरंग की दिशा के तरंगों की दिशा में समानांतर चलती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, ये मैंने मतलब क्या कहा कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उसके संरचित होने की जो सिस्टम है वो अलग अलग होती है। भूकंपीय तरंगे हर जगह एक जैसा भूकंप नहीं आता है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संरचना गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है। क्या डालेगी? जो मटेरियल है उस पर दबाव डालेगी, जिसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। शैल में संकुचन एवं फैलाव आता है। संकुचन और फैलाव पैदा होती है। और अन्य तीन तरह के तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण कंपन पैदा होता है, अतः ये पदार्थ गुजरती हैं। इनमें उभार व गर्त बनाती हैं। गर्त इस प्रकार होता है गर्त। ठीक है, ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उनमें उभार और गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। पढ़ लिया है। छाया क्षेत्र का उद्गम, भूकंपीय यंत्र सिस्मोग्राफ दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होती है। पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। वह देखा गया है कि भूकंप अधिकेंद्र में 105 डिग्री से भीतर किसी भी दूरी में पी व एस दोनों तरंगों को अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र को 145 डिग्री से केवल पी तरंगों को पहुंचने की दर्ज करते हैं। 145 डिग्री से 105 से 145 के बीच का क्षेत्र है जहां कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र, शैडो जोन है। 105 डिग्री के पूरे क्षेत्र में एस तरंगे पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी, बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होती है।
एस तरंगों का छायाचित्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन वह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंपीय अधिकेंद्र का पता नहीं हो तो आप किसी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण हम देख सकते हैं। रुको, अब देखो ये जो चित्र है यह है पी तरंग का छाया चित्र। यहाँ तो एस तरंग पी तरंग चल रही है इस तरीके से, ठीक है। ये पर ये जो क्षेत्र ना 105 डिग्री से 145 डिग्री का, यहाँ भी 105 डिग्री से 145 डिग्री का, इस क्षेत्र में पी तरंग नहीं चलेगा, ठीक है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि पी तरंग कितने डिग्री तक नहीं चलती हैं, तो 105 से 145 डिग्री तक यहाँ भी और इस क्षेत्र में भी, ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र में भी 105 से लेकर इस क्षेत्र में 105 से लेकर 145 तक का क्षेत्र में पी तरंग नहीं चलती हैं। यही कहलाती हैं शैडो जोन, जो आपका तरंग छाया क्षेत्र है। फिर जो एस तरंग है वो 105 से लेकर 105 डिग्री तक ये तरंगे नहीं मिलती हैं, ठीक है। भूकंप का प्रकार विवर्तनिक, टेक्टोनिक। भूकंप की अधिक आते हैं टेक्टोनिक, विवर्तनिक। भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होती है। जब चट्टानें सरक जाएंगी तो भूकंप आएगा। सेकंड, विशिष्ट वर्गीय विवर्तनिक भूकंप का कोई ज्वालामुखी वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो के एरिया में तक सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्र में भी अत्यधिक खनन के कारण भी भूमिगत खानों में छत ढह जाती है और हल्के झटके महसूस होते हैं। कभी कभी परमाणु व रासायनिक, जहाँ पे परमाणु परीक्षण होंगे, ठीक है, वहाँ पे भूकंप आते हैं। बड़े बांध बनाना बांध जनित भूकंप कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया वॉल्केनिक, एक तो हो गया भूकंप कारण टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजिशन, रेजर्वर इंडक्टेड। भूकंप की माप, भूकंपीय घटना के लिए आपके लिए रिक्टर स्केल बना है। रिक्टर स्केल 1 से 12 तक बना रखा है फर्स्ट, और 1 से 10 तक बना रखा है रिक्टर स्केल। 1 से 12 तो मैकलेन का बना रखा है ना। भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त संबंधी मापने के अनुसार एक तीव्र गहनता वाली जो 1 से 12 तक का स्केल है वो मर्केली स्केल कहलाता है। मर्केली, ये झटके हुए प्रत्येक स्थानीय निर्धारित किए इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव, भूमि का हिलना, धरातल, ये जो फर्स्ट के 6 हैं ये जो है सिर्फ धरातल पे आएंगे। भूमि का हिलना हो गया, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन हो गया, मृदा द्रवण हो गया सॉइल वाला, ठीक है, धरातल की तरफ झुकना हिमस्खलन। एक है धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध टूट के गिरना, बाढ़ आना, आग लगना, इमारतें टूटना, वस्तु का गिरना, सुनामी। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूप में देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र, यानी कि आपका अधिकेंद्र जो है पी सेंटर समुद्र अंध स्थल पर हो, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप से भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड तक ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसका परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होता है। भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समान है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल में आज से भी अधिक तीव्रता भूकंप आना संभावना बहुत कम है, 1-2 वर्षों में एक ही बार आता है, और हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना, भूरपट्टी, यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है और बहुत भंगुर ब्रिटल भाग है। इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है।
महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम है। महासागरों में नीचे की इसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीप में 30 किलोमीटर तक की मोटाई पाई जाती है। जबकि क्रस्ट भूपर्पटी है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में नीचे भूपर्पटी की मोटाई 70 किलोमीटर। हिमालय की पर्वत श्रेणियों की भी भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 70। अब याद रखना, ये क्या याद रखना? सबसे पहले महासागर में कितने हैं? 5 किलोमीटर तक मोटाई है, ठीक है। फिर महाद्वीप है, महाद्वीप में कितनी है? 30 किलोमीटर है। और हिमालय की श्रेणी में 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन मीटर है। कितना है? 3 ग्राम प्रति घन मीटर। याद रखने की कि भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है, इसका जो घनत्व है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। महाद्वीप के नीचे भूपर्पटी चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं, ठीक है। याद रखना कि जो महासागर के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें, महासागर के नीचे जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट से निर्मित है। महासागरों के नीचे घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखना, यहाँ 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और यहाँ 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये जो चित्र है ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला देखो, ये तो समतल है और ये ऊपर उबड़ खाबड़, जो इसको मान लो हिमालय के वहाँ पर, तो इसकी मोटाई कितनी है वहाँ? 70 किलोमीटर, ठीक है। वहीं 30 किलोमीटर कहाँ है? महाद्वीप पर, और महासागर पे 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये रहा मेंटल, ये रहा क्रूड। बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने, 7th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। जो मेंटल है वो 29 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है, ठीक है। ये रहा दुर्बलता मंडल। मेंटल भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मेंटल। यह मुँह असांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई पे पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल एस्थेनो शब्द का अर्थ है दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका जा सकता है और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल का पहुंचा जाता है। इसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पटी में मेंटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल से समाप्त हो जाने के बाद तक यह एक ठोस में है। फिर आता है क्रोड। क्रोड थोड़ा धैर्य रखना, मैं बताऊंगी भी, रुको। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई से बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। मेंटल व क्रोड की सीमा चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन मीटर 6 और 13 ग्राम प्रति घन मीटर गहराई में पाया जाता है, केंद्र में। अब इसको बताती हूँ, देखो। सबसे पहले ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये नंबर 1 लेयर, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला है क्रस्ट यानी कि पर्पटी, ठीक है। सेकंड लेयर है मेंटल, थर्ड लेयर है क्रोड, ठीक है। क्लास 7th का वीडियो देखना, उसमें बता रखा है मैंने पर्पटी, मेंटल, क्रोड, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये क्रस्ट है, ये सबसे पतली लेयर होती है, 7th क्लास में पढ़ना। पतली लेयर होती है और ये क्रस्ट पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा में पाया जाता है। मेंटल 84% हिस्से में पाया जाता है। क्रोड 15% हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा चित्र बना देते हैं। पृथ्वी की कितनी लेयर हैं? 3। कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। फिर तीसरी वाली बना लेते हैं। ये जो क्रस्ट है किससे बना है? सियाल से मिलके बना है। मेंटल किससे बना है? सीमा से मिलके बना है। और क्रस्ट किससे मिलके बना है? नीफे से मिलके बना है। यानी कि सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा सियाल प्लस मैग्नीशियम और नीफे आयरन प्लस निकल से बनके बना है, ठीक है। तो याद रखें, क्रस्ट सियाल से मिलके, मेंटल सीमा से मिलके और क्रस्ट नीफे से मिलके बना है, ठीक है। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Thank you so much, friends. Bye.